प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास में एक ऐसी नगरी थी जिसका नाम पाटलिपुत्र था। ये नगरी मगध साम्राज्य की राजधानी थी और गंगा नदी के किनारे बसी थी। इसकी भव्यता और समृद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। पाटलिपुत्र की सड़कें चौड़ी और सुंदर थीं, जिन पर हाथी, घोड़े और रथ सर पर दौड़ते थे। बाजार हमेशा चहल पहल से भरे रहते थे, जहां विभिन्न प्रकार के रत्न, वस्त्र और सुगंधित मसाले बेचे जाते थे। यहाँ के महल विशाल और कलात्मक रूप से निर्मित थे, जिनकी दीवारों पर सुंदर चित्रकारी और मूर्तियों से सजे थे। एक समय की बात है, मगध पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। चंद्रगुप्त एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने एक छोटे से राज्य से शुरुआत कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके शासनकाल में पाटलिपुत्र अपनी समृद्धि के चरम पर था। चंद्रगुप्त को अपने गुरु चाणक्य का मार्गदर्शन प्राप्त था, जो एक असाधारण बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति थे। चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त की वीरता ने मिलकर मगध को अजेय बना दिया था। चंद्रगुप्त के दरबार में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जिसका नाम मेगस्थनीज था। वो यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने भारत भेजा था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र में कई साल बिताए और भारतीय समाज, संस्कृति और प्रशासन का विस्तृत अध्ययन किया। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत इंडिका में पाटलिपुत्र और मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र एक विशाल और खूबसूरत शहर था, जो लकड़ी की दीवारों और सैकड़ों बुर्जों से घिरा था। शहर के चारों ओर एक गहरी खाई थी, जो इसे शत्रुओं से बचाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन अत्यंत सुव्यवस्थित था। कानून व्यवस्था बहुत सख्त थी, जिससे अपराध कम होते थे। चोरों और डाकुओं को कठोर दंड दिया जाता था। सड़कों पर सुरक्षाकर्मी दिन रात गश्त करते थे। किसानों को उनकी उपज का एक निश्चित हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक नीतियां बनाई थीं। दूर दराज के देशों से व्यापारी पाटलिपुत्र आते थे और यहाँ के बाजारों में रौनक बढ़ाते थे। पाटलिपुत्र केवल व्यापार का केंद्र नहीं था, बल्कि यह विद्या और कला का भी केंद्र था। यहाँ अनेक गुरुकुल और शिक्षण संस्थान थे, जहाँ विभिन्न विषयों का ज्ञान दिया जाता था। वेद, उपनिषद, गणित, ज्योतिष और चिकित्सा जैसे विषयों का गहन अध्ययन किया जाता था। दूर दूर से छात्र यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। संगीत, नृत्य और नाटक का भी यहाँ बहुत प्रचलन था। शाही दरबार में कुशल कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। एक बार की बात है, मगध साम्राज्य पर एक विदेशी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। पश्चिमी सीमाओं से एक शक्तिशाली सेना मगध की ओर बढ़ रही थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने इस खतरे को गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार करना शुरू कर दिया। चाणक्य ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन किया। उन्होंने जासूसों को दुश्मन शिविरों में भेजकर उनकी योजनाओं का पता लगाया। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने अपनी सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अलग अलग रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया। हाथी, घोड़े और पैदल सेना का एक विशाल बेड़ा तैयार किया गया। युद्ध का दिन आया। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। युद्ध बहुत भयंकर था। तीर, भाले और तलवारें हवा में लहरा रही थीं। चंद्रगुप्त ने स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया और अपनी वीरता से दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और चंद्रगुप्त की रणनीति के कारण मगध की सेना ने विजय प्राप्त की। विदेशी आक्रमणकारी पीछे हट गए और मगध साम्राज्य सुरक्षित रहा। इस विजय से पाटलिपुत्र की ख्याति और भी बढ़ गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में मगध को एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य बनाया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया और सिंहासन त्याग कर एक जैन मुनि के रूप में जीवन व्यतीत किया। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने और फिर उनके पोते अशोक महान ने मगध की बागडोर संभाली। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र और भी गौरवशाली बना। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा त्याग दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। पाटलिपुत्र बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहाँ अनेक स्तूप और विहार बनाए गए। पाटलिपुत्र की कहानी सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस युग की कहानी है जब भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के चरम पर था। ये नगरी अनेक उतार चढ़ावों की गवाह रही है। ये सम्राटों, विद्वानों, कलाकारों और सामान्य लोगों के जीवन का केंद्र बिंदु रही है। आज भी पाटलिपुत्र, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है, अपनी प्राचीन गरिमा को समेटे हुए है। इसकी मिट्टी में इतिहास की हजारों कहानियां दबी हुई हैं, जो हमें अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक करें और ऐसे ही और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।